हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम। उसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज। दोनों की ही हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और इन दोनों की बैटल जो है बहुत फेमस है हिस्ट्री में। मोहम्मद गौरी, आप जानते हैं मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? द फुल नेम ऑफ मोहम्मद गौरी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि गजनी का रूलर था और 1173 में थॉर्न अप हुए थे। इन्होंने मुल्तान को जीतने के बाद दिल्ली के रास्ते से गंगेटिक वैली और पंजाब को अपना बेस बनाया। उसी समय जबकि मोहम्मद गौरी थॉर्न अप हुए थे, लगभग उसी टाइम में अजमेर में पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो भी थॉर्न अप हुए थे उस समय। और चंदेल्स को हराने के बाद उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन मूल रूप से पृथ्वीराज चौहान जो थे अजमेर के ही राजा थे। मोहम्मद गौरी, अब दोनों का क्या था कि दोनों ही एम्बिशियस थे, दोनों ही अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो मोहम्मद गौरी केम टू कॉन्फ्लिक्ट with पृथ्वीराज चौहान, both desired the control of the गैंगेटिक वैली एंड पंजाब। दोनों की ही इच्छा थी कि गैंगेटिक वैली हमारे कब्जे में आ जाए और पंजाब हमारे अंडर कंट्रोल हो जाए। इसी सीरीज में आते हैं इसमें द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। टेरेन जो है हरियाणा का एक छोटा सा गांव है जिसके नाम पर बैटल का नाम रखा गया। तो इन दोनों के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो टेरेन में हुई थी 1191 में। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके लिए बहुत इंसल्टिंग वे था, वो खुद को बहुत पावरफुल समझता था कि मैं यहाँ पर हार कर जा रहा हूँ। एक साल बाद वो फिर वापस आया और एक साल तक उसने अपनी सेना को, अपनी आर्मी को बहुत ट्रेन किया। जो उसने अपने वेपन्स थे वो और बढ़ाए, अपनी आर्मी को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। और उन्होंने फिर दोबारा यहाँ पर 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टेरेन स्टार्ट की। सेकंड बैटल ऑफ टेरेन कभी स्टार्ट हुई थी? 1192 में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी बहुत बड़ी सेना लेकर आया था और पृथ्वीराज चौहान के पास एक लिमिटेड सेना थी उस समय पे। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, बिहार, बंगाल, गंगा यमुना दोआब इन एरिया को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद आफ्टर द बैटल्स ऑफ टेरेन, मोहम्मद गौरी रिटर्न गजनी। यहाँ की जो वेल्थ थी, यहाँ का पैसा था, यहाँ की जो बहुत सारी चीज़ें थीं, उनको अपने साथ लेकर वो भी अपने गजनी को वापस लौट गए। और उन्होंने उस समय जो उनके बहुत ज़्यादा वफादार थे, उनकी स्लेव कहते हैं गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक। हिस्ट्री में आपने नाम जरूर पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक को हैंडओवर करके यहाँ दिल्ली की सल्तनत, और वो यहाँ से वापस गजनी को लौट गए थे। अब यहाँ का उनका बाकी काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा। मोहम्मद गौरी का जो है सोहावा में एक टॉम बना हुआ है जो कि इस प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में चला गया। तो ये तो थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसमें द चोलास। अब हम बात करते हैं साउथ की हिस्ट्री की फिर से। द चोलास, अब इनका टाइम पीरियड क्या रहा? 800 से लेकर 1200 तक। चोलास रूल्ड इन साउथ इंडिया बिटवीन 800 to 12,000। अब द फाउंडर ऑफ द एम्पायर वॉज विजयालया, हु वॉज इनिशियली द पल्लवास, जो पल्लवास से रिलेटेड थे। उन्होंने तंजावुर नामक एक कैपिटल सिटी बनाया अपना, और उसमें बहुत सुंदर टेम्पल्स बनवाए। इसलिए तंजावुर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। यहाँ से चोला डायनेस्टी स्टार्ट हुई और उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ाया इस बीच में। अब फर्स्ट जो चोल राजा थे वो थे राजा राज चोला फर्स्ट। राजा राज चोला फर्स्ट जो थे उन्होंने पांड्यास को हराकर गंगा और डायनेस्टी
कर्नाटका में और चालुक्य के वेंगीज़ को, इन सबको हराने के बाद वो अपने राज्य को आगे बढ़ाते चले गए। उसके बाद नॉर्थ पार्ट में उन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स आइलैंड को जीतकर वहाँ के अपने राज्य में उसको मिला लिया। His kingdom was organized on the lines on effectively both economic and military। उन्होंने अब उनके राज्य में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी थी क्योंकि राज्य काफ़ी बड़ा था ऑब्वियसली, और उन्होंने दूसरी अपनी मिलिट्री पावर को भी काफ़ी बढ़ाया, यानी कि अपनी आर्मी और सेना को भी उन्होंने काफ़ी इंक्रीज किया। जब हम इसमें आते हैं सेकंड, राजेंद्र चोला फर्स्ट, इनका टाइम पीरियड था 1012 से लेकर 1044 तक। इन्होंने ओवर रूल्ड किया इंडिया पर। मोस्टली इनकी पॉलिसीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। अगर इनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो बहुत इफेक्टिव थी। ही डिफीटेड द चालुक्याज इन द वेस्ट एंड द पालाज रूलर इन बंगाल एंड कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका। मीन्स इन्होंने चालुक्य को और पाल्स को हराने के बाद इन्होंने श्रीलंका को जीतकर अपनी विजय यात्रा को पूरा किया था। उन्होंने कलिंग, बंगाल और गंगा को क्रॉस करके यहाँ के राजाओं को पराजित किया, जिसके बाद उन्हें जो टाइटल मिला वो टाइटल था उनका गैंगेकोंडा चोला। गैंगेकोंडा का मीन्स है द चोला कोंकर ऑफ गंगा, जिसने चोला राजा ने गंगा को जीत लिया हो, यानी कि गंगा को जीतने वाला। उन्होंने एक न्यू कैपिटल सिटी बनवाई अपनी, जो कि कावेरी नदी के पास थी और जिसे नाम दिया गंगा कोंडा चोलापुरम। ये उनकी नई कैपिटल थी उस समय। और इसका अगर हम मीन्स देखें, इसका गंगा कोंडा चोलापुरम का पूरा मतलब क्या निकलता है, सिटी ऑफ चोलाज कॉन्कर ऑफ द गंगा। ये उन चोल राजाओं की सिटी है या नगरी है जिन्होंने कि गंगा को जीत लिया था। यानी कि देखो गंगा उस समय कितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरियस रही होगी, है ना, कि उसे जीतने वाले पर्सन को एक टाइटल दिया गया, मीन्स उसे सम्मान दिया गया। राजेंद्र फर्स्ट ऑल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ द श्री विजय एम्पायर। उन्होंने विजयनगर के जो राजा थे उनको भी हराया और उसके बाद में मलय पेशवा सुमंत्र जावा के सुमंत्र को भी हराया। मतलब उन्होंने जो छोटे छोटे आइलैंड थे उनको भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेटअप ड्यूरिंग द चोला पीरियड्स, कि अब उनका साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, वो अपने साम्राज्य को कैसे चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था वहाँ का, वहाँ किस तरह की पॉलिटिक्स थी, है ना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, उनका इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट पे आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। हम बात करेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन की कि उस समय चोला एम्पायर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह था। द चोला एम्पायर वॉज हेडेड बाय द किंग एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज हिम, कि हेड जो होता था वो तो किंग ही होता था, मोनार्चियल सिस्टम में और हेरिडेटरी सिस्टम में दोनों में यही है, लेकिन एक उनकी मंत्रियों की काउंसिल, मंत्रियों की सभा होती थी जो कि उन्हें एडवाइस भी देती थी और ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी करती थी। द चोलाज मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी, उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी को जो था मेंटेन किया हुआ था, जिसमें एलिफेंट्स भी थे, स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी, यानी कि पूरी तरह से अगर हम कहें तो काफ़ी कुछ जो प्रेजेंट है हमारा उसकी झलक मिलती है उसमें, कि किस तरह से वो अपनी डायनेस्टी को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड मंडलम्स। अब मंडलम क्या चीज़ थी कि मंडल में डिवाइड थे जो उनकी स्टेट, क्योंकि एम्पायर काफ़ी बड़ा था, अब विदाउट डिवीज़न तो उसको कंट्रोल करना या ओवररूल करना मुश्किल था, तो उन्होंने उसको मंडलम्स में डिवाइड किया था, जिसे हम कहते हैं प्रोविंसेस। आपने पहले चैप्टर्स में प्रीवियस में पढ़ा होगा, पहले भी प्रोविंसेस वर्ड यूज़ हुआ है इसमें।
ईच प्रोविंसेस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू वालांडू। अब हर एक जो मंडलम थे उनको वालांडू में डिवाइड किया गया। वालांडू कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? जिले को। एंड नाडू, नाडू कहते हैं ग्रुप। तो उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले था मंडलम्स, दूसरा वालांडू और थर्ड नाडू। नाडू कहते हैं ग्रुप ऑफ विलेज, कि छोटे छोटे जो विलेज थे उनके ग्रुप को नाडू कहा गया। A large village was administered especially are called tenure, कि जो बड़े मतलब वो थे उनको एक टाइम पीरियड होता था उनका, कि जो कि उनका हेड होता था। इसका मतलब वहाँ पर जो था चेंजिंग सिस्टम भी था कि उसको चेंज भी किया जा सकता था। At times princes were appointed the गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, मतलब जो राजकुमार थे उनको गवर्नर और प्रोविंसेस बनाया जाता था, यानी कि पूरे राज्य को जो था डिवीज़न जो किया था वो एक कहना चाहिए सॉलिड और प्रॉपर वे में किया गया था उस समय। ऑफिशियल्स वर यूजुअली पेड बाय ग्रांटिंग, जितने भी ऑफिसर्स थे वो पेड थे, यानी कि सब सैलरी वर्कर थे, उनको सैलरी दी जाती थी उस समय भी, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में भी है। और अर्निंग सोर्सेज वही था रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो था हमारा ब्रिटिश टाइम तक भी सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्सेज रहा है स्टार्टिंग से ही। प्रेजेंट टाइम में अब ये है कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं है, एग्रीकल्चर पर कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी रेवेन्यू नहीं है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। अच्छा, फिर उस समय बात करते हैं कि विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज का और टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो विलेज और टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग उसको इंटरेस्ट लेकर नहीं देखोगे।